नमस्कार साथियों। ये धरती वाणी पुत्रों के अमर बलिदान की है, शब्द साधकों के दिग्विजय यशोगान की है। जहां लेखनी ने जमीर को बेचा नहीं कभी, यह धरती महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है आज 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और ऐसे शासक हुए महाराणा प्रताप जिनका यश न केवल राजस्थान और भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में है। ऐसे महाराणा प्रताप को, ऐसे वीर शिरोमणि को नमन करते हुए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने राजपूतों के उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत पढ़े। राजपूत कौन थे, इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हमने पढ़े थे। आज हम राजपूतों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत राजवंश जो अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में शासन करते रहे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। तो राजस्थान में 9 राजपूत राजवंशों ने शासन किया, जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत बार राजस्थान से बाहर के राजवंशों ने भी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया, लेकिन हम मुख्य रूप से राजस्थान के इतिहास में जिन राजवंशों को सम्मिलित करते हैं उनमें हम 9 राजवंशों का अध्ययन करेंगे। और इन 9 में जो पहला राजवंश है वो है प्रतिहार वंश। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज स्वयं को बताते हैं। प्रतिहार वंश का उदय सर्वप्रथम मंडोर में हुआ। मंडोर जोधपुर का पार्ट है। मंडोर में प्रतिहारों का शासन था और मंडोर से इनकी 2 शाखाएं निकली, एक जालौर गई और दूसरी राजौगढ़। जालौर और राजौगढ़। जालौर में नागभट्ट प्रतिहार ने अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद में वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल, बहुत सारे शासक हुए, जिनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जालौर के प्रतिहारों ने न केवल राजस्थान में ही वरन संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य किया था एक बार, और त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो जालौर के जो प्रतिहार है, इनकी आगे एक शाखा कन्नौज भी पहुंचती है, लेकिन हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी शाखा जो प्रतिहारों की है, उसने राजौगढ़ में शासन किया। राजौगढ़ ये वर्तमान अलवर जिले में है। तो एक शाखा प्रतिहारों की जालौर और दूसरी राजौगढ़, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो राजवंश है परमार। परमार जो राजवंश है, इसका उदय राजस्थान में आबू क्षेत्र में हुआ। आबू सिरोही जिले में है। आबू क्षेत्र में परमार राजवंश का शासन था और यहीं से परमार राजवंश की 3 अलग अलग शाखाएं निकली। एक शाखा जिसने जालौर पर अधिकार किया और जालौर में अपना शासन स्थापित किया। दूसरी किराडू बाड़मेर में है। और परमार वंश की इस शाखा ने किराडू में अपना शासन स्थापित किया। और तीसरी शाखा जो है वो आबू से मालवा गई। मालवा यानी वर्तमान का मध्य प्रदेश। मालवा के परमारों ने एक बार बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजा भोज, धारा नगरी का जो राजा भोज था, जिसे विद्वान और महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है, उसका संबंध परमार वंश से ही था। और भोज परमार जो था वो मालवा का शासक था। मालवा से परमारों की एक शाखा वागड़ यानी आज का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। तो वागड़ में भी परमारों ने शासन किया। लगभग 10वीं शताब्दी में वागड़ में, बांसवाड़ा में परमारों का शासन था। वागड़ में बांसवाड़ा जिले में एक स्थान है अर्थुना परमारों की राजधानी थी। अर्थुना में आज भी परमार राजवंश की संस्कृति के अवशेष दिखाई देते हैं। तो 10वीं सदी तक उन्होंने अर्थुना में भी शासन किया था।
तो परमारों की 3 शाखाएं हम पढ़ेंगे, जालौर, किराड़ू और मालवा। और मालवा की ही एक उपशाखा जिन्होंने वागड़ में शासन किया, इनकी राजधानी अर्थुना रही। परमाणु के बाद में जो तीसरा राजवंश है वो है चावड़ा। हालांकि चावड़ा राजवंश का शासनकाल अल्प समय का है, छोटे क्षेत्र पर है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चावड़ा राजवंश का शासन था ये बीनमाल में था। बीनमाल जालौर जिले में, जिसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके। और बीनमाल जो चावड़ों की राजधानी थी, इसे प्रतिहार शासक नागभट्ट ने चावड़ों को पराजित करके अपने अधिकार में लिया था और उसके बाद में बीनमाल पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया। चौथा जो राजवंश है वो राठौड़ राजवंश है। राठौड़ों का संबंध कन्नौज के गहड़ वालों से किया जाता है। कन्नौज में जयचंद जो गहड़वाल था, 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित होने के बाद राठौड़ों की 2 शाखाएं निकली, एक बंदायू गई, दूसरी राजस्थान की तरफ आई। कहा जाता है कि इनके राजस्थान में राठौड़ों के जो आदि पुरुष रहे वो राव शिहा थे और उन्होंने काउनी गांव में अपना राज्य स्थापित किया। कालांतर में चूड़ा राठौड़ को प्रतिहारों से मांडवीपुर या मंडोर दहेज में मिला और उसके बाद में राठौड़ों का राज्य जो है वो मंडोर में स्थापित हो गया और वही मंडोर वर्तमान जोधपुर का हिस्सा है। और बाद में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसा करके अपनी राजधानी बनाया और संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। इसलिए राठौड़ों को मारवाड़ का शासक माना जाता है। मारवाड़ राठौड़ों के अधीन था। राठौड़ राजवंश जो मारवाड़ था, मारवाड़ से 3 शाखाएं राठौड़ों की निकलती है। एक शाखा बीकानेर जांगल देश जो था, जांगल देश में जोधा की आज्ञा पाकर के उसके बेटे बीकानेर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बीकानेर को राजधानी बनाया, रातीगाड़ी क्षेत्र में बीकानेर नगर बसाया और जांगल प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये राठौड़ों की एक शाखा थी। दूसरी शाखा जो राठौड़ों की थी, राजस्थान में किशनगढ़ आई। मोटा राजा उदय सिंह, रामचंद्र सेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह के जो वंशज थे, इन्होंने किशनगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया। और तीसरी शाखा कुशलगढ़, बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ में राठौड़ों का राज्य स्थापित किया। राजस्थान में बीकानेर, किशनगढ़ और कुशलगढ़ ये 3 स्थान थे जहां राठौड़ों ने अपना शासन स्थापित किया, जोधपुर के अतिरिक्त। तो जोधपुर सहित ये 4 हुए। इसके अलावा इडर और मध्य प्रदेश के अन्य कई ठिकानों में भी राठौड़ों का शासन था, लेकिन हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं। 5वां जो प्रमुख राजपूत राजवंश है जिसने राजस्थान में शासन किया वो है चौहान वंश या चाहमान वंश। चौहानों का प्रारंभिक शासन जो था जांगल प्रदेश में था और उनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर का समीकरण वर्तमान नागौर से किया जाता है। और बाद में चौहानों ने शाकंभरी को अपनी राजधानी बना लिया, इसलिए वो शाकंभरी के चौहान कहलाते हैं। और इनका जो शासन का जो क्षेत्र था वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। छत्रपुर के बारे में भी कर चुके हैं और सपाद लक्ष्य के बारे में भी कर चुके हैं। शाकंभरी के चौहानों ने आगे चल करके अजमेर और नाडोल में अपने राज्य स्थापित किए। शाकंभरी के चौहान अजमेर आए, अजय राज ने अजय मेरू नगर बसाया, वर्तमान अजमेर, और यहाँ अपना शासन स्थापित किया। तो एक शाखा अजमेर आई और दूसरी शाखा जो चौहानों की थी वो नाडोल गई। नाडोल वर्तमान पाली जिले में है। तो एक शाखा नाडोल और एक शाखा अजमेर। अजमेर के जो चौहान थे, विग्रहराज चौहान बहुत प्रतापी शासक हुआ और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था वो महान शासक हुआ। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था, राय पिथौरा जिसे कहा जाता है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद जब अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंबोर में अपना राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से अजमेर से एक शाखा रणथंबोर पहुंचती है
रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में है और यहीं का प्रमुख शासक हुआ हमीर चौहान सिंह सुवन। सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े दूजी बार। उस हमीर महान का संबंध रणथंभौर से है। तो अजमेर से रणथंभौर एक शाखा थी। दूसरी जो शाखा नाडोल आई थी, नाडोल से चौहानों की 3 शाखाएं हुई, एक जालौर में, एक सिवाना में और एक बूंदी में शासन स्थापित करती है। तो जो जालौर के चौहान शासक थे ये सोनगरा कहलाए। जालौर के चौहान शासक मैं यहां लिख रहा हूं, जालौर के चौहान सोनगरा, इन्हें सोनगरा कहा जाता है। दूसरी जो शाखा थी सिवाना और तीसरी बूंदी। बूंदी के जो शासक है वो हाड़ा कहलाते हैं, इसीलिए कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ावती कहलाता है। तो बूंदी के हाड़ा चौहान, जालौर के सोनगरा चौहान। जालौर से एक शाखा सिरोही आई और सिरोही में जिन चौहान सोनगरा चौहानों की जिस शाखा ने शासन किया उनको देवड़ा कहा जाता है, यानी सिरोही के देवड़ा और जालौर के सोनगरा, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बूंदी से हाड़ाओं ने अपना शासन कोटा में भी स्थापित किया। तो बूंदी और कोटा, हाड़ा, जालौर में सोनगरा, सिरोही में देवड़ा, बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गौड़, हाड़ा बंका गाड़ में और रणबंका राठौड़, सभी को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। इन 5 राजवंशों के बाद जो छठा राजवंश है, चौहानों के बाद में जो छठा राजवंश है वो है गोहिल या सिसोदिया। मैं ये क्लियर कर दूं, गोहिल राजवंश ने मेवाड़ पर शासन किया। गोहिल राजवंश ने मेवाड़ पर शासन किया। इनकी पहले राजधानी नागदा रही। नागदा से फिर आहट, उस समय के लिए चित्तौड़ और फिर उदयपुर। तो नागदा से उदयपुर ये मेवाड़ के गोहिल थे। गोहिल वंश की स्थापना श्री गोहिल ने की। गोहिल वंश विश्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के और देश के आजाद होने तक लगातार गोहिल वंश ने शासन किया। महाराणा रतन सिंह के पश्चात जब सिसोदा गांव के सामंत मेवाड़ के शासक बने तो इन्होंने स्वयं को सिसोदिया कहा। तो पहले ये राजवंश गोहिल राजवंश के नाम से जाना जाता था। कालांतर में सिसोदा गांव की वजह से ये सिसोदिया कहलाए। तो गोहिल और सिसोदिया एक ही राजवंश है। पहले गोहिल कहलाते थे, बाद में सिसोदिया कहलाए। इन्होंने संपूर्ण मेवाड़ रियासत पर शासन किया। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, इन महाराणाओं का संबंध मेवाड़ से ही है। और मेवाड़ के गोहिलों या यूं कहें सिसोदियों की 3 शाखाएं। पहली शाहपुरा, शाहपुरा के गोहिल भीलवाड़ा में है ये स्थान। दूसरी गोहिलों की जो शाखा प्रतापगढ़ में, वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला है। और गोहिलों की जो तीसरी शाखा है वो डूंगरपुर में है। तो मेवाड़ के गोहिलों की 3 शाखाएं, एक शाहपुरा में भीलवाड़ा में, दूसरी प्रतापगढ़ में और तीसरी डूंगरपुर में। और डूंगरपुर से फिर इनकी एक शाखा बांसवाड़ा में गई। तो डूंगरपुर से ही बांसवाड़ा एक शाखा गई। तो गोहिलों ने संपूर्ण मेवाड़ पर शासन किया और मेवाड़ में शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 4 शाखाएं इनकी और निकली। तो ये गोहिल वंश। इनके बाद में कछुआ वंश, आमेर का कछुआ वंश। हालांकि यह राजवंश
शुरुआत में नरवर से संबंधित था। नरवर आप अजमेर वाला मत समझ लेना, ये मध्य प्रदेश में है रियासत नरवर। तो नरवर के राजकुमार ने, शासक ने राजस्थान में प्रवेश कर और राजस्थान का जो दौसा क्षेत्र है जहां पर मीणाओं का शासन था, दौसा और लालसोट, उस क्षेत्र को अपने अधीन किया और फिर उन्होंने आमेर को अपनी राजधानी बनाया और आमेर से उन्होंने शासन किया। यह राजवंश कछवाहा राजवंश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आमेर से शासन किया और 1727 के बाद सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना कर दिए जाने के बाद में इनकी राजधानी जयपुर रही। तो कछवाहा वंश का शासन आमेर और जयपुर से संचालित हुआ। आमेर के कछवाहा राजवंश की एक शाखा अलवर के जो नरुका कहलाते हैं, अलवर के जो कछवाहा शासक है वो नरुका कहलाए। तो आमेर के कछवाहों को पढ़ेंगे और अलवर के नरुका शासकों को पढ़ेंगे। 8वां जो राजवंश है वो है यदुवंशी। राजस्थान का एक राजवंश ये भी है जिसका संबंध यदुवंश से जोड़ा जाता है। और यदुवंशी जो राजवंश था, 2 स्थान पर राजस्थान में शासन करता था। एक तो बटनेर में, बटनेर जो वर्तमान का हनुमानगढ़ है, बटनेर का वर्तमान नाम हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के जो या बटनेर के जो यदुवंशी शासक थे वो बाटी कहलाए, इनको बाटी कहा गया। और दूसरी शाखा करौली, और करौली का जो यदुवंशी राजवंश है यह है यादव कहलाए। करौली के यादव और बटनेर के बाटी। बटनेर के जो बाटी शासक है इनकी प्रारंभिक राजधानी बटनेर रही और फिर आगे बटनेर से इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की तन्नौर। तन्नौर जैसलमेर जिले में तन्नौर माता जी का मंदिर है जो पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर, वहां बाटियों ने अपनी राजधानी स्थापित की। तन्नौर से फिर इनकी राजधानी लोदरवा आई। इन्होंने लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया और लोदरवा से आगे चल करके फिर इन्होंने अपनी राजधानी जैसलमेर को बनाया। तो जो हनुमानगढ़ के बाटी शासक है इन्होंने पहले बटनेर, फिर तन्नौर, फिर लोदरवा और फिर जैसलमेर में शासन किया। तो ये बाटियों की शाखा है। और करौली में यादव जो राजवंश था, ये दोनों राजवंश जो है यदुवंशी माने जाते हैं, इनका संबंध यदुवंश है। और जो 9वां राजवंश है राजपूत राजवंश, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो है झाला राजवंश, जिनका संबंध झालावाड़ जिले से है। झालाओं की भूमि होने की वजह से इसे झालावाड़ कहा जाता है। और झालाबीदा, झालामन्ना को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में और खानवा के युद्ध में झालाओं की बहुत भूमिका रही थी, बड़ी भूमिका रही थी। मेवाड़ के शासकों के अधीन झालावाड़ कई बार रहा और ये बहुत महान योद्धा हुआ करते थे और मेवाड़ की रक्षा करने में इन्होंने कई बार अपने प्राणों की आहुति दी। तो हमने उन तमाम राजपूत राजवंशों के बारे में समझा जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज महाराणा प्रताप की जयंती है, तो हम पहला राजवंश जो है वो गोहिल वंश ही पढ़ते हैं और गोहिलों से ही अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। और फिर जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे वैसे वैसे प्रत्येक राजवंश को डिटेल से पढ़ते जाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए डिटेल से पहले बता दिया क्योंकि अगर मैं आपको केवल ये बता देता कि गोहिल वंश है और गोहिल से इतिहास शुरू कर देते, लेकिन जब गोहिलों का टकराव परमारों से हुआ या गोहिलों का टकराव चौहानों से हुआ, तो जब हम अजमेर की बात करेंगे या मालवा की बात करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी कि चौहान कहाँ शासन करते थे। इसलिए क्योंकि ये सारे राजवंश अलग अलग काल में नहीं हुए कि एक बार एक राजवंश का अंत हो गया तब दूसरा राजवंश का उदय हुआ, नहीं, एक साथ बहुत सारे राजवंश राजस्थान में शासन करते थे। इसलिए उनका जो
आपसी संबंध रहा है, चाहे वो मैत्रीपूर्ण रहे हैं, चाहे उनके शत्रुतापूर्ण रहे हैं, उनके संबंधों का अपन अध्ययन करेंगे। इसलिए हमें यह जानकारी होना आवश्यक है कि कौन सा राजवंश कहां पर शासन करता था, ताकि इतिहास और अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ का गोहिल राजवंश। तो राजस्थान के राजवंशों में पहला राजवंश मेवाड़ का गोहिल राजवंश, गोहिल या सिसोदिया राजवंश, गोहिल या सिसोदिया, इन्हें सिसोदिया भी कहा जाता है क्योंकि सिसोदा गांव के सामंत जब शासक बने तो ये सिसोदिया कहलाए, तो मेवाड़ का गोहिल या सिसोदिया। अब सवाल ये उठता है कि ये गोहिल जो थे कौन थे? गोहिल वंश का संस्थापक गोहिल ही था और संभवतया इसी के नाम पर इस वंश को गोहिल या गोहिलों कहा जाता है। श्री गोहिल के बारे में अलग अलग तथ्य पेश किए जाते हैं। अबुल फजल जो है, जिसने आईन अकबरी की रचना की, अकबर का दरबारी विद्वान था, अबुल फजल के अनुसार गोहिल जो था ईरान के बादशाह नौशेखा का वंशज था। अबुल फजल गोहिल को ईरान के बादशाह नौशेखा का वंशज बताता है। कर्नल टॉड गोहिल का संबंध वल्लभी के शासकों से बताते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार वल्लभी का जो राजवंश था उसमें से गोहिल था और गोहिल ने यहाँ मेवाड़ में राज्य स्थापित किया, तो ये आगे चल करके गोहिल वंश कहलाया। वल्लभी के बारे में आपको क्लियर कर दूं, वल्लभी का वर्तमान नाम वाला है और ये स्थान गुजरात में है अभी वर्तमान में, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मेवाड़ की स्थिति गुजरात के नजदीक है। वल्लभी का प्राचीन नाम वल्लभी है, वर्तमान में ये वाला है, गुजरात राज्य में है। तो कर्नल टॉड वल्लभी का बताते हैं। कविराजा श्यामल दास ने भी अपने ग्रंथ वीर विनोद में इन्हें वल्लभी का बताया है। इनकी रचना है वीर विनोद श्यामल दास की, इन्होंने इसमें इन्हें वल्लभी से संबंधित बताया है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार हैं, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है, डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे विद्वानों ने श्री गोहिल का संबंध जो बताया है वो आनंदपुर से बताया है और इन्हें ब्राह्मण वंशीय बताया है। गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर, नैन्सी और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने गोहिल का संबंध आनंदपुर माना है और यह सर्वमान्य मत भी है। इसलिए कहा जा सकता है कि श्री गोहिल का संबंध आनंदपुर से था और इन्होंने मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया। क्योंकि इसका नाम गोहिल था इसलिए इसके नाम से यादीपुरुष था, प्रारंभिक शुरुआत यहां से होती है, इसलिए इस राजवंश का नाम भी गोहिल वंश हो गया या गोहिलोत ये कहलाए। तो श्री गोहिल जो था ये इस वंश का संस्थापक था। अब श्री गोहिल संस्थापक था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में श्री गोहिल ने
नागदा में अपना राज्य स्थापित किया। गोहिल की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा। तो यहां तीन चीजें स्पष्ट होती है। नागदा, संस्थापक श्री गोहिल, काल 566 ईस्वी और राजधानी नागदा। नागदा उदयपुर में है। नागदा, ये वही नागदा है जहां सास बहू का मंदिर है। तो कुल मिलाकर के इस वंश का संस्थापक श्री गोहिल था। गोहिल के बाद हालांकि प्रशस्तियों में और अन्य साहित्यिक ग्रंथों में बहुत सारे राजाओं का नाम मिलता है जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, लेकिन उनके कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं। यानी कि गोहिल के बाद में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। गोहिल के बाद में जो पहला पराक्रमी शासक हुआ उसका नाम कालभोज या बप्पा रावल था। कालभोज या इसे बप्पा रावल भी कहा जाता है। तो गोहिल वंश का प्रारंभिक जो ताकतवर शासक था ये बप्पा रावल या कालभोज था। इसका मूल नाम कालभोज था और बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। बप्पा रावल का काल 728 से 753 ईस्वी का है। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बप्पा रावल ने मानमोरी से जो चित्तौड़ का किला छीना था वो 734 ईस्वी में छीना था। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार बप्पा का काल 734 ईस्वी से मानते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तथ्य को इस तरह से समझे। हालांकि उसने अपनी शक्ति संगठित करना शुरू कर दी थी। वो एक राजा के रूप में 728 में ही स्थापित हो गया था, लेकिन उसने चित्तौड़ को अपने अधीन 734 में किया। इसलिए 734 से 753 का काल मानते हैं। उसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। कुछ समय के लिए चित्तौड़ का किला उसने जीत लिया था। हालांकि नागदा उसकी राजधानी जो गोहिल से थी वो चली आ रही थी। बप्पा रावल कौन था? बप्पा रावल के विषय में कहा जाता है कि बप्पा हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि की गाय चराता था, हारित ऋषि की सेवा करता था। हारित ऋषि उससे प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसने उसको वरदान दिया। अब इतिहासकारों में यहाँ पर दो मत प्रचलित है कि शायद हारित ऋषि ने उसको काफी बड़ा खजाना दे दिया था और उस खजाने के बल पर उसने शक्ति संगठित की और मौर्य वंशी शासक मानमौरी को पराजित करके उससे चित्तौड़ छीन लिया। तो कुल मिलाकर के उसने जो अपना राज्य स्थापित किया वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से किया। तो कालभोज या बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही उसने अपना राज्य स्थापित किया। तो बप्पा रावल ने लंबे समय तक शासन किया, 753 ईस्वी तक शासन किया। बप्पा रावल ने उदयपुर जिले में एक स्थान है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान बताया। स्वयं को एकलिंग जी का दीवान बताया। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है। कान्य व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की। ये ग्रंथ वहीं पर मिला है। तो इन्होंने बप्पा रावल ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया वो है एकलिंग मंदिर। और एकलिंग मंदिर जो है वो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर जिले में है। ये जगह कैलाशपुरी उदयपुर जिले में है। इन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया।
एकलिंग मंदिर, और एकलिंग महादेव को इन्होंने मेवाड़ का राजा घोषित किया बप्पा ने, और स्वयं को दीवान कहा। इस बात की जानकारी हमें कान्य व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य में मिलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एकलिंग महात्म्य की रचना कान्य व्यास ने की। कान्य व्यास ये एकलिंग महात्म्य का रचनाकार है, कान्य व्यास। तो कैलाशपुरी उदयपुर में इन्होंने मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने मानमोहरी से जो चित्तौड़ जीता, मानमोहरी से चित्तौड़ जीता 734 में। कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में बप्पा द्वारा 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतना बताया। तो 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ को मानमोहरी से छीन लिया था, उसको पराजित कर दिया था। तो बप्पा से संबंधित 3 चीजें क्लियर हो गई। बप्पा का एक सोने का सिक्का मिला है जिसका वजन 115 ग्राम है। 115 ग्रेन, सॉरी ग्राम नहीं है, 115 ग्रेन का एक सोने का सिक्का मिला है जो बप्पा रावल का है। उस सोने के सिक्के पर त्रिशूल, मछली और पानी की बूंदियां बनी हुई है, यानी कि वो शंकर का उपासक था, इसमें कोई दो राय नहीं। त्रिशूल बना हुआ है, पानी की बूंदें बनी हुई है और मछली बनी हुई है। यह सिक्का 115 ग्रेन का है और सोने का है और बप्पा रावल का है। C.M. वैद्य, इतिहासकार C.M. वैद्य ने C.V. वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा है। चार्ल्स मार्टिन की संज्ञा दी है। चार्ल्स मार्टिन इसने कहा बप्पा रावल को, C.V. वैद्य ने कहा है। तो बप्पा रावल गोहिल के बाद में प्रमुख शासक हुआ और इनकी राजधानी भी नागदा थी। इन्होंने मौर्य शासक मानमोहरी से चित्तौड़ का किला जीत लिया था, एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया, सोने के सिक्के चलाए। C.V. वैद्य ने इन्हें चार्ल्स मार्टिन कहा है।